आज हम देखते हैं जो बिहार गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल स्टंट किया है इलेक्शन से पहले 2024 के उसके बारे में। तो उन्होंने एक कास्ट सर्वे करवाया है। जैसा कि हमें पता है कि जो जनरल इलेक्शन है 2024 के वो जल्दी आने वाले हैं। तो उससे पहले जो बिहार गवर्नमेंट है उन्होंने मंडे को रिलीज़ कराया है डाटा कास्ट सर्वे का। और उन्होंने यही कहा है कि एक कंपाइल्ड डाटा है, कोई एनालिसिस नहीं है। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी इसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है पूरी टीम को। और जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ये कहा है कि एक हिस्टोरिक मोमेंट है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने ट्वीट कर कर भी इसके बारे में सबको बताया है। अब हम देखते हैं कि ये फाइंडिंग्स क्या क्या है इस कास्ट सर्वे में। तो जो कास्ट बेस्ड डाटा है बिहार की पॉपुलेशन का, तो इसमें ये बताया गया है कि तो टोटल जो पॉपुलेशन है वो बिहार की वो है 13 करोड़। तो जो बिहार है उसका कास्ट सेंसस नहीं है, रिवील किया है कि जो 27.1% पॉपुलेशन है वो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास में आती है। और जो 36% पॉपुलेशन है वो वेरी अंडर प्रिविलेज्ड क्लास में आती है। और जो 19.7% है वो शेड्यूल्ड कास्ट और 1.7 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ डाटा। तो जो सर्वे था जो प्रोवाइड किया गया था डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह के द्वारा, उन्होंने यह कहा है कि जो 15.5% है सिर्फ वो बिलोंग्स करते हैं हाई कास्ट को। तो देयर वर मोर देन 131 मिलियन पीपल लिविंग इन द स्टेट ओवरऑल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास है उसमें 3 करोड़ 54 लाख पॉपुलेशन है। और एक्सट्रीमली बैकवर्ड में 470 लाख है। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2 फेज में कास्ट सर्वे किया था जो बिहार की 38 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था। तो जो ये सर्वे था इसको पहले पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसपे पटना हाई कोर्ट ने इसको रूलिंग करने की इजाज़त दे दी थी, मतलब कि कंडक्ट करने की इजाज़त दे दी थी कास्ट बेस्ड सर्वे को। बट सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग अभी भी चल रही है। बट उससे पहले ही गवर्नमेंट ने इसका एक डाटा है जो वो रिवील कर दिया है। जैसे कि पता है कि जो बैकवर्ड क्लास है उसमें यादव, कुशवाहा, कुर्मी, बनिया ये आते हैं और उनकी ये परसेंटेज हैं। और अगर हम देखें कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उसमें जैसे कि ये आते हैं केवाट, मेला, तेली, नाई, दानक, गंगोटा, बिंद एटसेट्रा। और जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसमें जैसे कि मुशाहर, पासी, मेहतर, रविदास, मोची एटसेट्रा। और जो अनरिजर्व्ड हैं जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिकर, कयास्ता एटसेट्रा। और अब हम देखते हैं कि जो रिलीजन वाइज अगर इसकी डाटा की बात करें तो इसमें अभी 2023 का डाटा आया है। तो इसमें हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है और जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो 2011 में था वो 82.7% थी और जो अब घट कर रह गई 81.9%। और जो मुस्लिम्स की थी वो 16.9% थी और अब बढ़कर हो गई है 17.7%। ऐसे ही और क्रिश्चियन रिलीजन की देखिए तो वो भी कम हुई है, सिख्स भी कम हुए हैं, बुद्धिस्ट की थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ी है और जैन्स भी कम हुए हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन इसमें बढ़ी है। तो अब हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है सेंसस का। तो जो ये सर्वे है वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया है। और जैसे कि हमें पता है कि जो बिहार गवर्नमेंट है वो अब जेडीयू और आरजेडी चला रही है। तो जो ये चाहते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, जो जैसे कि एडमिशन्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती है एटसेट्रा, उन चीज़ों में। तो और जो ये इंडिया अलायंस है अपोजिशन का, तो उन्होंने ये भी प्रेशर दिया है बीजेपी को कि ये नेशन वाइड कास्ट सेंसस करवाना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ये कास्ट सेंसस आया है तो इसके रिजल्ट में हमें यह पता लगा है कि जो ओबीसी या हम कह सकते हैं बैकवर्ड क्लास है वो 63% है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ये कोटा है रिजर्वेशन में उनका 27% है। और अब जैसे कि इसमें सर्वे का रिजल्ट आया है तो इसकी वजह से अब ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है अब ये और भी ज़्यादा प्रेशराइज कर सकती है या और भी ज़्यादा कोटा बढ़ा सकती है बैकवर्ड क्लास का। ये कहकर कि जो पॉपुलेशन है ओबीसी क्लास की या बैकवर्ड क्लास की वो बहुत ज़्यादा है हमारे बिहार में, तो इस कारण हम इन पर रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ये सेंसस है 2024 के इलेक्शन को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ये लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और जो कांग्रेस है जो ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिन्होंने 178 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 243 सीट्स इन बिहार असेंबली इलेक्शन ऑफ 2015। तो सर्वे के डाटा के हिसाब से जो ईबीसी, ओबीसी और एससीज हैं वो 82% से ज़्यादा वोट करते हैं और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है इनके जीतने के लिए। तो ये कर सकते हैं कि इनका कोटा बढ़ा दें और ये कह दें कि हम इनको ज़्यादा रिजर्वेशन देंगे, जिसकी वजह से वोट बैंक पर इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो जो बिहार में हैं अब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक अभी भी स्टिल प्राइमरी लीडर्स माने जाते हैं ओबीसी, ईबीसी और दलित्स के। तो अभी बीजेपी भी इस पर कुछ गेम खेल सकती है। जैसे कि हमें पता है कि जो पीएम मोदी हैं वो भी ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं कि और उनके अचीवमेंट भी बता सकती हैं। तो इसकी वजह से बीजेपी भी कुछ फ़ायदा उठा सकती है। तो जो नीतीश कुमार हैं वो जैसे कि नेशनल एम्बिशंस हैं उनके कि वो पीएम बने और जो इंडिया ब्लॉक के सारे मेंबर्स हैं उनको पीएम बनने के लिए सपोर्ट करें। तो जिसकी वजह से जो ईबीसी या ओबीसी क्लास है जो एक मेजर चंक है इंडिया के पॉपुलेशन का, तो उनको अपने साथ लेके आना, तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है जिसकी वजह से उनकी वोट बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है।
अब हम देखते हैं कि प्रीवियस रिपोर्ट जो रिजर्वेशन के ऊपर हैं वो आई हैं, वो क्या क्या कहती हैं। तो अब हम देखते हैं मंडल कमीशन के बारे में, जो 1979 में एस्टेब्लिश किया गया था और 80 में उसने रिपोर्ट सौंपी और 1990 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो जैसा कि हमें पता है कि जो मंडल कमीशन है, या उसको हम कहते हैं सेकंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन, तो उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1979 में। क्या पता करने के लिए? सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास को पता करने के लिए। तो इसको हेड किया गया था बीपी मंडल के द्वारा, और उन्होंने रिपोर्ट थी जो वो 1980 में सौंप दी थी और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 1990 में। तो रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो उसमें से 52% ओबीसीज हैं। तो कमीशन ने यह आर्ग्यू किया कि जितनी परसेंटेज इनकी है पॉपुलेशन में, तो उतनी परसेंट का हमें इनको रिजर्वेशन देना चाहिए गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो और उसमें एक केस बनता है जिसमें क्या गया था कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को 50% तक ही रोक देना चाहिए, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। और जैसा कि हमें पता है कि 22.5% रिजर्वेशन SC/ST के लिए सेव करी जा चुकी हैं। तो जो अगर हमने इनको 52% रिजर्वेशन दे दी तो ये 50% का कोटा तोड़ देगी। तो अब देखते हैं हम रिकमेंडेशन क्या क्या थी मंडल कमीशन की। तो ओबीसी को 27% कोटा दिया जाएगा पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब्स में, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो रिजर्वेशन का जो कोटा है वो सिर्फ 50% तक दे सकते हैं। तो 22.5% SC/ST के लिए और 27% ओबीसी के लिए। और जो 27% है प्रमोशंस में भी दिया जाएगा। जैसे कि अगर हमें पता है कि जो रिजर्व कोटा है अगर वो अनफिल्ड रह गया तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 3 साल के लिए आगे के। और जो ओबीसी है उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा SC/ST को जैसे दिया जाता है। और जो रिजर्वेशन है वो PSUs में भी, बैंक्स में भी, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी सबको मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को नेसेसरी लीगल एक्शन भी लेनी चाहिए अगर कोई इसको नहीं मानता है तो इसका अब इम्पैक्ट क्या हुआ मंडल कमीशन का, हम ये देखते। जैसे कि हमें पता है कि जो मंडल कमीशन है वो 1990 में लागू कर दिया गया था। तो इसकी वजह से एक केस आया इंद्रसानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। तो इंद्रसानी केस में जो 27% कोटा दिया गया था ओबीसीज को, इसके खिलाफ याचिका डाली गई थी। बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो 27% कोटा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट किसी कंडीशंस के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने जो रिजर्वेशन दिया है वो 4 वॉल्स के अंदर होना चाहिए, मतलब कि 50% के अंदर ही रहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होगा। और ये प्रमोशंस के लिए भी नहीं दिया जाएगा, मतलब सिर्फ जो प्रमोशंस है वो SC/ST को दी जाएगी, ओबीसी को नहीं दी जाएगी। और जो क्रीमी लेयर है उसको सबको हटा देना पड़ेगा, मतलब कि जो वेल नोन पीपल हैं या जिनकी वेल्थ अच्छी है तो उनको क्रीमी लेयर को हटा दिया जाएगा, और जिनको ज़रूरत है रिजर्वेशन की उनको ही दिया जाएगा। और जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, जैसे कि हमने पीछे देखा था, तो 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तो उसके अंदर भी 50% की सेलिंग नहीं तोड़ी जाएगी। अब हम देखते हैं इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिजर्वेशन के अंदर। तो जैसे कि हमें पता है कि जो पार्ट 16 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है SC/ST इन सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर। और जो आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16 है वो हमें यह बताता है कि SC और STs हैं उनको हम गवर्नमेंट सर्विसेज में जो रिजर्वेशन है वो देनी पड़ेगी। तो जैसे कि हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा काफ़ी बार अमेंड हो चुका है, और जो इसमें 77th अमेंडमेंट आया था 1995 में, तो वो आर्टिकल 16 के अंदर एक क्लोज डाला गया था नया 4A, जो इसमें यह कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है उसको प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन देनी पड़ेगी SCs एंड STs को। और जो 85 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2001 में, और इसके अंदर 4A में भी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनको प्रमोशन मिलेगी कंसीक्वेंटल सीनियरिटी के बेसिस पर। तो जो 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 लाया गया था, इसके अंदर भी यार सरकार ने एक आर्टिकल डाल दिया था, आर्टिकल 16 क्लोज 4B। इसके अंदर यह क्या गया था कि जो अनफिल्ड वैकेंसीज रह गई थी लास्ट ईयर की SC/ST की रिजर्वेशन की, तो जो अगले साल अगर उसकी वैकेंसी निकाल दी है तो 50% की सेलिंग उस पर नहीं लगाई जाएगी। और जो आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 है उसके अंदर भी हम देखें तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट्स है उसके अंदर भी SC/ST को रिजर्वेशन दी गई है। अगर हम आर्टिकल 243D देखें तो उसके अंदर SC/ST को पंचायत के अंदर रिजर्वेशन दी गई है। आर्टिकल 233D के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर रिजर्वेशन दी गई है। और जो आर्टिकल 335 है ये कहता है कि जो SC/ST के क्लेम्स है रिजर्वेशन के उनको कंसिक्वेंटली देखते रहना चाहिए, मतलब कि कंसिडरेशन करते रहना चाहिए हर बार, क्योंकि जो एफिकेसी है एडमिनिस्ट्रेशन की वो बनी रहनी चाहिए। क्योंकि ये चाहते हैं कि तो जो रिजर्वेशन है इसके कारण जो SC/ST है वो भी आगे आए। तो हम देखते हैं कि इसके कारण जो बिहार गवर्नमेंट है उसको कितना फर्क पड़ता है इलेक्शंस के अंदर, या ये कोई ऐसा पॉलिटिकल ब्लेम गेम हो जाएगा। क्योंकि जो मोदी सरकार है उन्होंने भी जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर काफ़ी निशाना भी साधा है कि जो गवर्नमेंट है ये कास्ट बेसिस के ऊपर सबको बांट रही है। तो देखते हैं क्या होता है। सो वर्क फॉर द बेस्ट।